कॉमर्स एक्सेस इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट। आज हमारे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट की 5th क्लास है। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं भाई, पढ़ते पढ़ते अगर मेहनत करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस को नहीं देखा है, ठीक है, फ्री हैं, परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, किस किस की, इकोनॉमिक्स की, मार्केटिंग की, CRM की और हमारे रेलवेज की। ठीक है, पूरा मतलब सिलेबस कवर किया, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं कि आप लोग पेपर में जाओ फिर कहो कि अरे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। चलो, ज़्यादा क्लासेस को लंबी नहीं करते ना अपने लोग, तो आलतू फालतू की बातें नहीं करनी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा हमारा करंट अकाउंट को इंक्लूड करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके के होते थे। चलो अभी पहले क्वेश्चन को देख ले फिर करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ सर इसको करते थे। बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड रेमिटेंसेस, हाँ सर कहीं ना कहीं इसको भी करते थे। बट इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, सर क्या इसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते थे। ठीक है, तो ये हमारा किसका, कैपिटल अकाउंट का है। तो हम 3 को अगर यहाँ से एलिमिनेट करते जाएं, अगर हमको ऊपर वाले नहीं पता, सिर्फ बस इसको देते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी किस में आती है, कैपिटल में आती है, तो 3 यहाँ से हटा देते हैं तो 2 बचते हैं। ठीक है, फिर हम अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज, तो ये किस में आता है, हमारा ए में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है हमारा करंट, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा कैपिटल। तो करंट अकाउंट में कैसे आते हैं, जो हमारे करंट में मतलब विद इन अ ईयर, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि विद इन अ ईयर में जो चीज़ हमारी चली जाए उसको हम करंट अकाउंट्स के करंट चीज़ें कहते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारी कौन सी होती है, जो 1 साल से किस में चले, ज़्यादा चले, या फिर प्लस 1 ईयर जिसकी वैलिडिटी हो। मतलब कि हमारा कोई एसेट हो गया, ठीक है, जिसकी हमारी 1 साल से ज़्यादा है, कोई बोरिंग लोन वगैरह हो गया, या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सब किस में जाता है हमारा, ये सब हमारा जाता है किस में, कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट में नहीं जाता। चलो आगे वाला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिवली, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, और वहीं पे जो हमारे नेगेटिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारी घटेगी। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। ठीक है, क्या कहता है, इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इससे हमारी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा हाई कंजप्शन डिमांड, अगर कंजप्शन डिमांड हाई होगी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड हाई है, तो इससे क्या होगा कि नई नई कंपनीज आएंगी। ठीक है, जब नई नई कंपनीज आएंगी तो क्या करेंगी, फैक्ट्री सेटअप करेंगी, और जब इस फैक्ट्री सेटअप करेंगी तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग लेते हैं। फिर हमारा क्या कहते हैं, अब देखो 1 अगर हम एलिमिनेट करें तो 1 से ये एलिमिनेट हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर हम देखेंगे कि हमारा एक्सचेंज रेट बात मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी बन जाती है मार्केट में। तो जब इनस्टेबल मार्केट होगा तो इनस्टेबल मार्केट में कोई भी कंपनी एंटर नहीं करना चाहिए, तो हमारा 3 भी हट जाता है। फिर हमारा क्या होता है, बी हो जाता है इस आंसर। जैसे कि देखो आप अफगानिस्तान में अगर देखोगे तो अफगानिस्तान में भी एक नई रिपोर्ट आई कि 2022 तक सारा का सारा अफगानिस्तान की 97% पॉपुलेशन क्या होगी, BPL हो जाएगी, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगी। तो जब 97% पॉपुलेशन BPL हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी कंपनी जाने को अब राजी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भैया एक्सचेंज रेट क्या ही होगा जब आतंकवादियों का ही रूल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए जो हमारा क्या क्या ग्रांट जो क्रिएट किया जाता है, मतलब कि डेफिसिट हो जाता है गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका जो आंसर होगा क्या, वो फिजिकल डेफिसिट होगा। नहीं सर, फिजिकल डेफिसिट तो अपनी एक अलग से चीज़ होती है, सो बजट डेफिसिट भी हमारी एक अलग से चीज़ होती है, वहीं पे प्राइमरी डेफिसिट भी। इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है हमारा क्या, ये तीनों हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। इसका हमारा आंसर जो था वो था हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसका हमारा आंसर होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख लो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें अक्सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट एन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में कल मैंने आपको जो गिफिन गुड्स के बारे में पढ़ाया था, सर गिफिन ने गिफिन गुड्स दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कि इनमें से कौन सा हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एग्जेम्पशन नहीं है। गिफिन गुड्स है, वेबलिन गुड्स है, बैंडवैगन गुड्स है, हमारे जो नॉर्मल गुड्स है ये नहीं है।
तो हमसे नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिटर्मिनेंट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जी सर, आपने जो सप्लाई एंड डिमांड वाला, जब डिमांड एंड सप्लाई जो हमने चैप्टर अपना पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ी थी ये चीज़ें, ठीक है, कि हमारा डिमांड के लिए क्या चीज़ें हमारी उसको डिटर्मिनेट करती है, और सप्लाई के लिए मैंने इसके आपको फंक्शंस भी बताए थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो क्लास को जाके देखो थ्योरी ऑफ डिमांड वाली को, ठीक है। बी हमारा क्या कहता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, हाँ सर ये भी होता है। स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, हाँ सर ये भी होता है। तो क्यों ना कहीं यहाँ इसका आंसर सर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता सर, इसमें एक चीज़ मिस हो रही है आपने, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें बताई थी, वो चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ नीचे। तो देखो डी उसका आंसर था, ठीक है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबव, या फिर इसको जो भी कुछ आपको। तो क्या कहता है, ऑल ऑफ देम आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाँ सर। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, हाँ सर। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये 4 चीजें इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कुछ याद आया? जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से याद करो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर आपने कहाँ पढ़ाया था, कुछ याद नहीं आ रहा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ याद आया कुछ? यार देखो, अगर ऐसे में आपको याद नहीं आता तो फिर मैं आप क्या कर सकता हूँ बताओ आप लोगों के लिए, मैं कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलो देखिए जाए इसकी कंडीशन हमारी कौन सी वाली होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो हमारी कंडीशन जो होती है, ए डेल्टा ऑफ क्यू क्या ग्रेटर देन है डेल्टा ऑफ पी से, क्या ये वाली कंडीशन होती है। क्या बी कि हमारा जो डेल्टा ऑफ पी है वो है। क्या सी मतलब इन्फिनिटी तक पहुंचता है। क्या डी रेक्टेंग डेल्टा ऑफ क्यू इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ पी। हाँ सर, यही कहीं ना कहीं हमारी जो कंडीशन है ये हमारी कहीं ना कहीं उसमें क्या करती है, उसमें आती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मैंने कुछ आपको इस तरीके से ग्राफ बताया था, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक्स में हमने किसमें पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, और उसमें मैंने कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ग्राफ अपना बताया था पढ़ा के। तो आपको यार याद करनी चाहिए, चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे जब मतलब जितना हमारे डिमांड में जितना भी चेंज आया है मतलब क्वांटिटी में, उतना ही हमारा किसमें प्राइस में भी चेंज आता है। तो ये हमारा कितना इक्वल रहता है, इसका मैंने आपको स्लोप भी जो बताया था वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल्स टू जब रहता है तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, क्या सर ये होता है? हाँ बेटा मैंने आपको बताया था इनडिफरेंस कर्व हमारा कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए होता है, ठीक है। चलो बनाऊंगा नहीं तो फिर तो आप कहोगे कि सर ये तो अभी पता लग गया हमको, तो ठीक है, तो डायरेक्टली पता नहीं लगना चाहिए ना, पहले आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हाँ सर आपने ये चीज़ बताई थी हमको, ये चीज़ होती है। इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, चलो इसको साइड पे निकाल दे। इनडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा कॉन्वेक्स रहेंगे ओरिजिन से। इनडिफरेंस कर्व नेवर टच द एक्सिस, ठीक है। तो सर आपने बिल्कुल सही बात बोली, इसका जो हमारा आंसर नॉट जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा बी होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा हमारा, इसका बी होगा, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। All are characteristics of indifference curve except indifference curve intersect each other, ठीक है, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारी उसमें एक वो होती थी अजम्पशन कहोगे या फिर हम कहेंगे कि उसकी कंडीशन होती है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केन्सियन अप्रोच व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एपीसी एंड एपीएस। एपीसी क्या होता है हमारा, एवरेज प्रोपोंसिटी टू कंज्यूम, एंड एपीएस क्या होता है हमारा, एवरेज प्रोपोंसिटी टू सेविंग्स, ठीक है। जब कभी भी हमारे एपीएस एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस की क्या कंडीशन होती है, लगभग आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। तो देखो ए क्या कहता है हमारा, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, हाँ सर ये हो सकता है, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 0, नहीं सर ये तो नहीं होता। एपीएस माइनस एपीसी इक्वल्स टू 1, नहीं सर ये भी नहीं होता। एपीसी प्लस एपीएस ग्रेटर देन 2, नहीं सर ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, ए होता है हमेशा। एपीसी मतलब जितना आप कंज्यूम करोगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, कंज्यूम प्लस सेविंग्स हमेशा आपकी कितनी रहेंगी, 1 रहेंगी,
द सम ऑफ एवरेज प्रोपोजिटी टू कंज्यूम इक्वल्स एंड एवरेज प्रोपोजिटी टू सेव इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या था, ए था। अब क्या कहता है, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी वेयर एडी इक्वल्स टू एएस है। एडी क्या था हमारा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होती है हमारी, तो इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ सी आई एंड एस। ठीक है, सी क्या था हमारा कंजप्शन था, आई क्या था हमारी इनकम था, एस क्या था हमारी सेविंग्स थी। ठीक है, तो जब हमारी ये वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में जब हमारी फुल, मतलब ये वाली एक आइडियल स्टेज भी कही जाती है जहाँ पे हमारा एडी इक्वल्स टू एएस होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कहीं ना कहीं। तो जब आपका क्वेश्चन आ जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट में एडी इक्वल्स टू एडीएस, एडी और एएस का क्या रिलेशनशिप होता है, तो आपको ये वाला रिलेशनशिप उसमें शो करना है। तो क्या कहता है कि सी इक्वल्स टू एस मतलब कंजप्शन इक्वल्स टू सेविंग्स होती है, नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं होती। सी प्लस एस मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम, नहीं सर, कंजप्शन प्लस इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स, क्या सही वाली कंडीशन होती है इसकी क्या, या फिर हमारी कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम, ये हमारी कंडीशन नहीं होती। इसका जो हमारा आंसर होता है वो सी होता है। ठीक है, कंजप्शन प्लस इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो क्या कहता है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी व्हेन एडी इक्वल्स टू एस होता है, द सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। एंड इन एन इकोनॉमी, एक किसी भी इकोनॉमी में हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं। ग्रोथ इन ब्लैक इकोनॉमी, सॉरी ब्लैक मनी या फिर ब्लैक इकोनॉमी, जो भी कुछ आप कहो। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ये हमारी नहीं होती, हालांकि ये दोनों हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती हैं। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाता है, डी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हमारे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, देखो, एसिड इन्फ्लेशन, अ ग्रोइंग इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रोथ इन ब्लैक मनी, और या फिर हमारा इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, जब भी हमारी पॉपुलेशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हमारी ये सब कंडीशन इसमें आ जाती हैं। चलो क्वेश्चन समझ में आ गए। 10 क्वेश्चन हमारे किसके कंप्लीट हो गए, अब इकोनॉमिक्स से कंप्लीट हो गए। अब हमको किसके क्वेश्चंस करने हैं हमारे, अब हमको अपने क्वेश्चंस करने हैं इसके मार्केटिंग के। ठीक है, मार्केटिंग हमारा अच्छा सब्जेक्ट रहता है और थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है, बट हार्ड है नहीं, अगर आप क्वेश्चन सारे करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा कहता है, इफ जनरल मोटर केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स डीलर। ठीक है, जनरल मोटर मतलब एक कंपनी ले ली गई यहाँ पे, इन ट्राइंग टू इन्फोर्स पॉलिसीज ऑन सर्विसेज प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, विच टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट इज दिस। अगर कोई भी हमारा डीलर से कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं दो डीलर्स के इसमें, तो इसमें से कौन सा ना हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, ये हमारे चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमारा कौन सा होता है, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मल्टी चैनल, या फिर हमारा एवॉन चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो हमारा आंसर जो होगा ये होगा हमारा ए, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या आता है, विच ऑफ दीज आर द फंक्शनल ऑफ मिडल मैन। ठीक है, इनमें से कौन से मिडल मैन के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो A1 क्या होता है हमारा, तो C&F एजेंट, क्या सर ये होता है, पता नहीं सर, चलो इसको अभी हम साइड पर रखते हैं। होलसेल, क्या वो होलसेल का काम करता है हमारा मिडल मैन, कहीं ना कहीं वो होलसेल का काम नहीं करता, क्योंकि अगर मिडल मैन ही होलसेल का काम करेगा तो फिर भैया होलसेलर क्या करेगा। ठीक है, तो अगर हम 2 को काट दें तो हमारे 2 से 2 एलिमिनेट कट हो जाते हैं। ठीक है, ब्रोकर, हाँ भाई ब्रोकर को तो काम करता है मिडिल में, क्योंकि ये आपके यहाँ पे क्या करता है, मतलब शॉप्स को न्यू ढूंढ के लेके आता है। ठीक है, आपके यहाँ पे कंपनी इन दोनों के बीच में क्या करेगा, डील करवाएगा। कमीशन एजेंट कमीशन पे भी काम करता है। तो अगर मैं देखूँ तो 3 और 4 मेरे किसी और में नहीं आ रहे, तो इसका आंसर हमारा सी है। अगर हमको C&F एजेंट नहीं पता तो भी हम इसका आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ होलसेलर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हमारे टाइप ऑफ होलसेलर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स, क्या ये हो सकता है टाइप ऑफ होलसेलर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हमको देखना है, क्या वो जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर होगा, नहीं। क्या वो जनरल लाइन होलसेलर होगा, नहीं। लोकल होलसेलर होगा, नहीं सर, वो हमारा सर्विस होलसेलर होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। रिटेलर के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 1, एस्टिमेटिंग डिमांड्स, क्या वो डिमांड को एस्टिमेट करता है, बिल्कुल करता है जी। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदता है, बिल्कुल करता है। ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर हमारा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी करता है।
ठीक है। फिर हमारा क्या था, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, अपनी दुकान पे जाके सजा के रखता है ना कि सर ये सर्फ एक्सेल, ये टाइड, ऐसे करके पूरे दुकान को लगा के रखता है। तो कहीं ना कहीं ये चारों के चारों फंक्शन हमारा कौन करता है, रिटेलर करता है। तो इसके लिए हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डीएफसी से रेलवे का पेपर देने के लिए जाते हैं। विच ऑफ द सर्विसेज इज अ पिगी बैक सर्विस इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हमारा पिगी बैक सर्विसेज को यूज करता है या फिर लॉन्च करता है। ठीक है, तो इसका आंसर में देखो, आपको रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो रेलवे का ही है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है, हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नॉन पर्सनल मीडिया चैनल ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नॉन पर्सनल मीडिया चैनल है किसका मार्केटिंग उसका। तो देखो, पर्सनल का मतलब क्या होता है, जहां पे आप एक ये आप हो, आपके सामने आके दूसरा बंदा क्या करता है, सर ये सामान खरीदो, आप बोलोगे नहीं खरीदूंगा। ये पूछेगा सर क्यों नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बोलोगे सर एक बार खरीद के तो देखो, क्यों खरीद के देखो, क्योंकि सस्ता है, ये है वो है, उसकी मतलब दुनिया भर की आपको क्या करेगा, तारीफें कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप उसे लगभग हो सकता है कि प्रभावित होकर खरीद दो वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पर्सनल मीडिया कहलाता है। वहीं पे नॉन पर्सनल मीडिया हमारा क्या कहलाता है कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट आया, आपने बैठ के यहाँ पे देख लिया कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो देखो डोर टू डोर सेलिंग कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल है, क्योंकि हमारे दुकान वाला सामने आता है, ठीक है, बोलता है कि सर खरीदो खरीदो प्लीज खरीदो। न्यूज़पेपर में तो आपने पढ़ा, ये कोई नॉन पर्सनल हुआ ना, पर्सनल तो नहीं हुआ। मैगजीन्स, इसमें भी आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखा, या फिर हमारा सेल्स पर्सन आया। तो कहीं ना कहीं इसका हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 4 ओनली। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर जब हम 7 पे हमारे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पब्लिसिटी मैंने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि पब्लिसिटी हमारे किसी भी मतलब जब मार्केटिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पब्लिसिटी याद करना था। तो देखो हाइप क्या चीज़ होती है हमारी पब्लिसिटी में, कि क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो देखो हाई क्रेडिटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। जब सर हम पब्लिक रिलेशंस बढ़ाते हैं तो उससे हमारी क्रेडिटेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, पर्सनल कंफर्मेशन, पर्सनल तो नहीं हो सकता है ना, ड्रामेटाइजेशन ये हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा क्या है, 1 और 3 होता है, क्योंकि हमने देखा था पब्लिसिटी हमारी क्या होती है, पब्लिसिटी कभी भी किसी भी उसको मतलब टारगेट करके नहीं करी जाती। ठीक है, पब्लिसिटी सिर्फ हो जाती है किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, बी, 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रमोशन बजट मेथड्स। प्रमोशन बजट मेथड्स पढ़ाए थे आपको अच्छे से, ठीक है, याद होंगे तो आप क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, आप अप्रोच थी कि हमारी टॉप डाउन अप्रोच थी, तो टॉप डाउन अप्रोच इनमें से कौन सी वाली नहीं है। ठीक है, नहीं है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जब देखो हम लोग भी नई नई बार पेपर देने के लिए जाते थे, हम भी इसमें कंफ्यूज हो जाते थे। बाकी कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मतलब फुल फोकस अपना यहीं पे रखो। तो क्या कहता है टॉप डाउन अप्रोच हमारी, कि यूनिट सेल्स मेथड नहीं, ये हमारी दूसरे वाले में आती थी। अफोर्डेबल मेथड ये भी नहीं होता, और कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड ये भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड ये हमारा इसमें होता है, डी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी था, ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा कहता है, विच सेल्स परमिशन शुड बी यूज्ड व्हेन एन एडिशनल कंपनसेशन इज ऑफर्ड टू ट्रेड और सेल्स फोर्स और पुशिंग एडिशनल ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। कभी भी हम जब भी अपने क्या करें, मतलब स्पेशल कंपनसेशन ऑफर कर रहे हैं, किसमें, ट्रेड सेल्स फोर्स में अपने पुश कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अपने प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइन को, तो हमको इसमें से कौन से अपने सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। तो देखो प्रीमियम मनी, जब आपका जो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नया है और आप उसको मतलब एक एडिशनल फीचर्स के साथ में लेके आ रहे हो, तो आप उसके साथ में प्रीमियम मनी यूज कर सकते हो, पुश मनी यूज कर सकते हो। पॉइंट ऑफ परचेज हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब हमारा कौन सा आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग की हमारी प्रोसेस कौन सी है। तो देखो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे फॉर्म हो गए। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या मैसेज डिसीजन लेंगे। फिर हमको ये देखना पड़ेगा ना कि हमारा मतलब कि पैसा कितना लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 आया हमारा,
ऑब्जेक्टिव डिसीजन, फिर हम लोग देखेंगे पैसा कितना लगा सकते हैं, तो इसमें कितना आएगा हमारा मनी डिसीजन। ठीक है, जब आपने देखा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये थे, अब मेरे पास में इतना मतलब 100 रुपये खर्च करने के मतलब मैं कर सकता हूँ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग मैसेज देखेंगे अपना, कि हमको क्या मैसेज का डिलीवर करना है, कि हमारे इतने बजट में कौन सा मैसेज इसमें से डिलीवर हो गया। ठीक है, तो हमारा मैसेज आया। फिर क्या आता है हमारा मीडिया। अब हमने मैसेज तो अपना देख लिया कि हमको ये मैसेज डिलीवर करने हैं, अब हमको न्यूज़पेपर के थ्रू करने हैं, टीवी के थ्रू करने हैं, कि कैसे करने हैं। ठीक है, फिर हमारे क्या आ जाता है, इसमें मीडिया आ जाती है। तो अब देखो जब हम इतना पहुंच ही गए तो 1 3 2 4 5, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, चलो। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए भैया, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कॉमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरा का पूरा पहले एक बैच लॉन्च किया। ठीक है, आप लोगों को मतलब इतना पढ़ाया, उसमें मैंने हर एक चीज़ उसमें पढ़ाई मैंने आप लोगों को, कुछ भी टॉपिक एक भी ऐसा नहीं किया जो छोड़ दिया हो और आप लोगों को नहीं आ रहा हो। ठीक है, डीप में जाके मतलब एक कंसेप्ट को पूरा बेस से उठा उठा के पढ़ाया, इकोनॉमिक्स का हो, मार्केटिंग का हो, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो, या फिर हमारा क्या हो, CRM हो। चलो, तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है ना क्या, कि हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहो और हमारे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो। बाकी बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो उन लोगों को कि किस तरीके से कॉमर्स एक्सप्रेस आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक बैच दे रहा है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।